प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्कशीट 27 पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक रेस्पिरेशन पर बेस्ड है। रेस्पिरेशन इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम रेस्पिरेशंस के डिफिनीशंस को रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्यों रेस्पिरेशंस क्या है। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। दैट मीन्स उसको हम बायोलॉजिकली हमारे जो हमारे एंजाइम्स हैं जो सेलुलर लेवल से वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल्स ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट सेलुलर लेवल टू रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो उससे एनर्जी निकलती है वो हमारे विभिन्न कार्यों को संपादित करने में मदद करती है। हमने पहले पढ़ लिए थे कि जो ह्यूमन्स रेस्पिरेशंस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट मीन्स आवर बॉडी परफॉर्म्स aerobic respirations, that oxidations in the presence of oxygen that lead the huge amount of the energy that produce the huge amount of energy. And to carry out the respirations, we have the humans have the systems which is called as the human respiratory systems, and we are a organism which performs the respirations with the help of lungs. That means our respiration is called as the pulmonary respiration. हमारे यहाँ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो लंग्स है, इसलिए हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो एयर है हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सो वी आर एयर ब्रीदर्स। अगेन गोइंग टू फॉरवर्ड, आगे जाने से पहले हमने जो पढ़े थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर उसको यहाँ अलग से बताया गया है कि द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड ऑन द फंक्शंस। और टू पार्ट्स कौन से हैं? टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दैट मीन्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और जो एक्चुअल है रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स जो कार्य करते हैं वो हैं लंग्स से जुड़े हुए, तो जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उसी पर है। दैट मीन्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी systems can broadly divided into two parts on the functions. First is the systems of interconnecting cavity and tube that conduct air into lungs. जो एयर जो एटमॉस्फेयर में है उसको और लंग्स के बीच में संबंध बनाने के लिए दोनों को जोड़ने वाले जो पार्ट होते हैं वो इस भाग में रखे गए हैं, और जो एक्चुअल में एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का वो इस पार्ट में रखे गए हैं। पहले हम देखते हैं जो पार्ट, जो भाग जो इस कार्य को करते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं। पहले है नोज। नोज क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज? दैट मीन द नोस्ट्रल्स इज द एक्सटर्नल्स and ears, and it has two large apertures and it help in the inhalations of the air. तो ये और दूसरा क्या करता है? It is lined by the fine hairs and mucus which help in the filter air as it inhales. Also there is a nasal passage. The air entering the nostrils lead to the nasal passage. It is mainly responsible for the conditioning of air. That means it brings the air at body temperature by warming or cooling the air. It functions in the middle part of the nose, that means the nasal chambers and nasal passage. And the next part is the pharynx. The nasal chambers open into pharynx, and this pharynx, this is a passageway for air and lead to the trachea. This pharynx the air which is common passage for both the air's passage and food passage open and cross each other in this pharynx. After that the air
pass out into the larynx, that is the sound box, voice box, and it used in the production of sound, used in the production of. Then the next part which is associated with each, that means the larynx open into trachea, that means the air passes from pharynx and go to the trachea, and the pharynx, it connect the bronchs, and the trachea is made up of ring of cartilage which provide the structure and keep the windpipe open. And this incomplete rings of cartilage, which is C-shaped ring of cartilage, keep the trachea opens, allowing the passage of air to the lungs and also prevent it from collapsing when there is no air in it. जब उसमें कोई एयर नहीं होगा, एक तो है कि स्ट्रेंथ देगा, उसको खुला रखेगा जिस कारण एयर का पैसेज हो, जब कोई भी एयर नहीं रहेगा उसमें भी खुले रहने में मदद करता है. नेक्स्ट, इसके साथ और क्या है, रेटिया इज लाइंड विद द फाइन हेयर कॉल्ड सिलिया विच फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज लंग्स. लंग्स में पहुंचने से पहले उसको जो फाइन सिलिया है वो फिल्टर करते हैं एयर को, वो यहाँ मौजूद होते हैं. नेक्स्ट, ब्रोंची, ये क्या है, टू ब्रांचेज एट द, जो ट्रेचिया है विच कैन डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांचेज after entering the thoracic cavity, and this which will further extend into each lungs. वहाँ और भी भागों में वो टूटते हैं, ब्रोंच प्राइमरी सेकेंडरी अलग ब्रोंचेस बनते हैं. देख, और the two branches end of tracheas which lead to lungs. Then the systems which are responsible for the exchange of gases, which are respiratory bronchioles, alveolar duct, and after that alveoli. First of all, going to the respiratory bronchioles. This is नॉर्वेस्ट एयरवे, सबसे पतला होगा ये लंग्स का, जहाँ पर एयर जाती हैं, और ये एक ट्रैक है द डिलीवरी एयर टू द एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग. एक्सचेंज सरफेस कौन है, एल्वियोलाई. एंड एल्वियोलर डक्ट्स, द नेटवर्क ऑफ द स्मॉलर ब्रांचेस लीडिंग टू फ्रॉम ब्रांची टू द लंग्स टिश्यू अल्टीमेटली टू एयर सेक. ये बीच का पार्ट है जो इस कार्य में लगा रहता है. देखिए, ये है आपका, ये एल्वियोलर डक्ट है और इसके साथ एल्वियोलाई जुड़ा हुआ है, एल्वियोलर सेक्स है. ये जो मेन पार्ट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो यहाँ है, जिसको एल्वियोलर सेक कहते हैं, एल्वियोलर के साथ जुड़ा हुआ है. तो in the lungs where gases, oxygens and carbon dioxide are exchanged entering and exist the blood stream. यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, ब्लड जो मिला हुआ है वो बाहर आपके एल्वियोलाइज के अंदर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स, और ऑक्सीजन जो एल्वियोलाइज में अधिक मात्रा में है वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूजन के द्वारा चला जाता है. दैट मीन्स द ऑक्सीजन गो फ्रॉम alveoli to the blood streams by the process of diffusion, whereas carbon dioxide, which is maximum in the blood streams because of using the oxygens in the process of respiration, oxidation of food and production of carbon dioxide. उसके कारण वहाँ ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो वापस आपके एल्वियोलाइज में डिफ्यूजन के द्वारा चली जाती है. अब पहले भी हम लोग देख चुके हैं इनहेलेशंस एक्सेलेशंस के बारे में, फिर थोड़ी चर्चा की गई है.
इनहेलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर. इट ऑकर्स ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू रिब. ये कौन से मसल्स हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एक्सटर्नल intercostal muscles are responsible for the contraction and that lead to the increase in the volume of the thoracic cavity. ये थोरेसिस कैविटी जैसे कंट्रैक्ट करेगा तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा रिब्स, और उसके कारण थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा. साथ में क्योंकि डायफ्राम भी नीचे की तरफ जाता है, ribs and flattened diaphragm which increases the volume of the thoracic cavity. जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा. हमें पता है P इक्वल टू F अपॉन A. एंड वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. तो अगर लेंथ ब्रीथ हो गया A तो हाइट H. जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे यानी कि एरिया भी बढ़ जाएगा. जब एरिया बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें which increases the volume of thoracic cavity, hence the pressure inside the thoracic cavity decreases and air rushes inside the lungs. बाहर से अंदर की तरफ आएगा. नेक्स्ट देखते हैं exhalations. Expelling of air rich in the carbon dioxide. It occurs due to relaxations of muscles. ध्यान दीजिएगा, वहाँ कंट्रैक्शन हो रहा है यानी कि वो एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है यानी कि पैसिव प्रोसेस है. और मसल्स कौन है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एंड विच रिलैक्सेशंस अटैच टू द रिब्स एंड डायफ्राम बिकम डोम सेट. वो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करेगा, वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा. डायफ्राम जो है अपवर्ड मूवमेंट करेगा. इसके कारण जो उसका वॉल्यूम होगा थोरेसिस कैविटी का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण उसमें एयर प्रेशर. यहाँ एक वर्ड क्या है ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजेज एयर प्रेशर. इंक्रीजेज एयर प्रेशर एंड एक्सपेल एयर. इंक्रीजेज एयर प्रेशर एंड एक्सपेल air out of the increases air pressures and expels air out of the lungs. थोड़ी सी एक सुधार कर लीजिएगा, डिक्रीज लिखा है, ये इंक्रीजेज होगा. इंक्रीजेज एयर प्रेशर वही है. डिफ्यूजन जब भी, ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है. इसमें है क्या कि फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं. ये मूव कर रहा है अधिक प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. जैसे इनहेलेशंस में बाहर हाई प्रेशर हो जा रहा है और अंदर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है. तो अंदर से वो बाहर से अंदर आ रहा है. और एक्सेलेशंस में जो प्रेशर है अंदर का वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. ये गलत है. इंक्रीजेज उसका, और बाहर का प्रेशर उसके अपेक्षा कम है, तो यानी कि अंदर से बाहर की तरफ एयर जाएगा. अब देखते हैं कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये एल्वेलाइज और कैपिलरीज के बिल में आप देखिए, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इसमें से आ रहा है. ये पल्मोनरी वेंस हैं, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा है हो जाए, और वेंस में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, मगर आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ज़्यादा होती है, मगर और वेंस में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. मगर एक्सेप्शन है कौन? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस. पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस एक्सेप्शन है. इसमें उल्टा होगा,
इस पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और यहाँ की क्यों, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है हार्ट से लंग्स की तरफ ले जा रहा है। तो हार्ट में जो आया है पूरे शरीर से पूरे कलेक्शन किए हुए जो ब्लड हैं उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बटा है। तो ये बचे हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें साथ लेकर आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और पल्मोनरी वेंस में चूँकि ये वापस लेके जा रहा है लंग्स से जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन इसमें पूर्ण रूप से डिसॉल्व होता है, उसमें कम होते हैं। अब फिर क्या, तो एक वर्ड है क्योंकि ये आप डायग्राम में भी देखते हैं कलर इसमें ब्लू है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, रेड हो गया। कैसे रेड हो गया, क्योंकि ये अब जब आया तो यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और ये वापस क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। किसको, एल्ब्यूलाइज, यानी कि एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन से एक्सचेंज हो रहे हैं गैसेस। इसमें लिखा है ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रेड ब्लड सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू एल्ब्यूलस, वही चीज़ है। और इस प्रकार यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। फिर ये पल्मोनरी वेंस में चले जाएंगी और ये आर्टरी से आ रही हैं। इस प्रकार हमारे लंग्स हार्ट में फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा जो पूरी उसके बाद पूरे शरीर में उसको पंप किया जाएगा। ठीक है, आगे विद द लंग्स, विद इन द लंग्स द एल्वेलस, जिसको एल्वेलस कहते हैं सिमुलर में, प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेकन प्लेस। द वॉल ऑफ द एल्वेलस कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस है वो एल्वेलाई यानी एल्वेलस में होता है। और जो एल्वेलाइस का जो वाल होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स होते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क। उसके कारण क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा तो अधिक मात्रा में एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कैपिलरीज ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच blood from the rest of the body for release into alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the cell of the body। पूरे शरीर से जो कैपिलरीज जो पल्मोनरी आर्टरी है लेकर आ रही है और वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाइस में रिलीज करेगी और ऑक्सीजन एल्वेलर्स एयर्स टेकन वो ले लेगा ब्लड स्ट्रीम में और इसको फिर पूरे शरीर के सेल को सप्लाई करेगा, इसके द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, डिफ्यूजन्स जो होगा कैनॉट बी टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत बड़ा शरीर है तो उसमें डिफ्यूजन से नहीं होगा, धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी उसकी सबको हो सकता है, सारे सेल्स से एनर्जी कर सकता है, बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उस समय उसको एक स्पेशल ऐसे कंपोनेंट की आवश्यकता होती है जो इस कार्य को कर सके, जो इसको कार्य को कर सके। तो उसको कहते हैं इंस्टीड respiratory pigment taken of oxygen from air in the lungs to carry it into tissue which are deficient in the oxygen before releasing it। मतलब एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता होती है जो एयर को क्या करे, ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर से लेकर लंग्स और पूरे टिश्यू सेल्स तक पहुँचाए जहाँ पर उसकी कमी है। तो ह्यूमन्स बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में HB भी लिखते हैं, HB, which has a very affinity with oxygen for oxygen। This is present in the red blood corpuscles RBC। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है।
अगर किसी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, यानी कि उस समय वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने में कमी आएगी उसको, और उसका नुकसान उसके वर्क में, उसके परफॉर्मेंस में होगा। इसलिए आपको सरकार आयरन की गोलियां भी देती है, जिस कारण आप अपने कार्य को कर सके। ये फिर वही है डायग्राम्स कैसे एक्सचेंज होंगे। अब एक चीज़ जो क्वेश्चन आंसर है, उस पर जाने से पहले हम फिर से एक बार इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को पुनः देख लेते हैं। देखिए, जब इंस्पायरेशन हो रहा है उस स्थिति में, इंस्पायरेशन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इसका इंस्पायरेशन वाले में जब अंदर आ रहा है एटमॉस्फेरिक एयर तो बढ़ जा रहा है, यानी कि अंदर का प्रेशर कम हो जा रहा है, तो बाहर के प्रेशर से आ रहा है एयर। फिर जैसे ही एक्सपायरेशन हो रहा है तो ये वॉल्यूम इसका घट गया, यानी कि अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो एयर एक्सपेल आउट हो गया, बाहर निकल गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज। तो जो ट्रेचिया विंड पाइप्स होती हैं, मेंटेन इस रिजिडिटी बाय द वर्च्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेज की खासियत रहती है कि हार्ड भी और फ्लेक्सिबल्स भी हैं, तो स्मूथ होते हैं। तो इसके कारण उसको फ़ायदा क्या है, अरेंज अलोंग इट्स लेंथ कॉल्ड एज द सी शेप्ड कार्टिलेज rings. The rings of cartilage keep trachea open around the passage of air to the lungs and prevent the trachea from collapsing during absence of air. The ring of cartilage support the trachea while still allowing it to move and flex during breathing. फ्लेक्सिबल होने के फ़ायदे हैं, मूव कर सकते हैं और फ्लेक्स कर सकते हैं ब्रीदिंग करते समय भी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। कैसे होता है मल्टीसेलुलर में, respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in the oxygen before releasing it. And तो उसमें क्या पाया जाए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ह्यूमन में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, which have the very affinity with oxygen. Also they are much more affinity with the carbon monoxide CO. इसलिए अंगीठी जलाकर कोई सो जाए रात में तो उसको पॉइजन, शरीर में पूरा पॉइजन हो जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में फैल जाता है, नहीं करना चाहिए। हीमोग्लोबिन्स is present in the red blood corpuscles and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body by respiratory pigment, so that the oxygen supply is taken place. And then explain the movement of the diaphragm, inhalations and exhalations. डायफ्राम का कैसे मूवमेंट होता है, इनहेलेशंस में डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन बिकॉज इट पुल डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरोसिस कैविटी। और उसके कारण क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, सो दैट द एयर कम्स मूव्स फ्रॉम द उसके अंदर बाहर से, फ्रॉम एटमोस्फियर, मतलब fresh air rushes into the lungs through respiratory tract. Next, during exhalations the diaphragms relax and becomes dome shaped, which decreases the volume of thoracic cavity. इसमें कैसा होता है, because the diaphragms move downward, तो नीचे की तरफ जाने लगता है, और उसके कारण it increases the pressure inside the लंग्स। जब उसकी डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम तो उसकी प्रेशर बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट द एयर्स विच इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रसेस आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सलेशन या एक्सपायरेशंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।